तो चलिए हम आज पढ़ते हैं मेजल्स के बारे में। मतलब ये एपिडेमियोलॉजी का कम्युनिकेशन डिजीज का पहला डिजीज है मेजल्स। मेजल्स क्या है, इसको गांव में लोग चाहे इसे खसरा बोलते हैं, खसरा बुखार बोलते हैं, चाहे इसे बोलते हैं बाकी, लेकिन इसको एक्चुअल में मेजल्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है क्या, ये छोटे बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में होता है कि एज जो होता है 3 साल से 6 साल के लगभग में होता है। मेनली ये जो होता है ये ऐसे जगह पे ही पाया जाता है जहाँ पे माल नरिश स्टूडेंट ज़्यादा रहते हो, मतलब स्टूडेंट नहीं सॉरी, मतलब बच्चे जो होते हैं माल नरिश ज़्यादा रहते हो। ठीक है, और या फिर मतलब ऐसा पॉपुलेशन जहाँ पे मतलब कंट्री जो हो वो डेवलप ना हो, डेवलपिंग हो, और वहाँ पे क्वालिटी बहुत, लिविंग ऑफ क्वालिटी जो है कहते हैं बहुत पुअर हो। ठीक है, तो वहाँ पे विटामिन की कमी, चाहे इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बहुत ससेप्टेबल रहते हैं वहाँ के बच्चे मिजिस को अपने शरीर में लाने के लिए। ठीक है, जानते हैं मैंने मिजिस है क्या। ये मिजिस जो है इज एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। इट्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इज वेरी हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, मिजिस अकर ओनली इन ह्यूमंस, देयर इज नो एनिमल रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ क्या बता रहा है कि ये एक्यूट, पहले ये समझिए कि एक्यूट और क्रोनिक होता क्या है, ये तो पहले जानना जरूरी है ना कि एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या है। कई बार कहते हैं ना कि ये सी के डी क्रोनिक किडनी डिजीज आप सुने होंगे, सी एल डी क्रोनिक लीवर डिजीज। ठीक, चाहे आप एब्डोमेन में सुनेंगे इनको एक्यूट एब्डोमेन हो गया है। ठीक, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं हम लोग। तो आखिर ये एक्यूट और ये क्रोनिक वर्ड क्यों यूज करते हैं। बेसिकली एक्यूट का मतलब होता है मतलब सीवियर, किसी बीमारी का सीवियर ऑनसेट होना, सिम्टम्स दिखना, और विद इन मतलब या तो 1 मंथ भी हो, सॉरी 1 डे भी हो सकता है, 2 डे भी हो सकता है, फिर 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, 1-2 दिन पुराना है। ठीक है, और बहुत सीवियर फॉर्म में अपने सिम्टम्स को शो कर रहा है। ठीक, क्रोनिक क्या होता है कि लंबे समय से चला आ रहा हो। जैसे लीवर में अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं कभी, तो लीवर में क्या देखते हैं कि लीवर धीरे धीरे करके कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो उनमें पहले लीवर धीरे ख़राब होता है, धीरे धीरे उनकी ओ टी एस जी ओ टी की लेवल होती है वो इंक्रीज़ करती है, जी जी टी पी इंक्रीज़ करती है उनकी, पता नहीं चलता, कोई सिम्टम लेते रहता है। ठीक, बिलीरुबिन इंक्रीज़ करता है, वो डिजीज़ कंडीशन की तरफ जा रहा है लेकिन उसको पता बस नहीं चल रहा है। करते करते एक फेज आता है जब उसकी लीवर जो होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तब वो सिम्टम शो करने लगता है। तो चूँकि वो बहुत समय से हुए आ रहा था, सिम्टम नहीं शो कर रहा था, बहुत लास्ट में जाके सिम्टम शो करता है, तो क्रोनिक कंडीशन हो गया, मतलब काफ़ी लंबा समय तक खींचता है। एक्यूट का मतलब क्या है, विद इन 2 डेज या 1 डेज के अंदर में ही वो सीवियर कंडीशन का सिम्टम शो करने लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं एक्यूट या क्रोनिक। तो मिजल्स क्या है, एक्यूट है, मतलब ये तो पक्का है कि इसका इन्फेक्शन, नॉर्मली आप इसे समझिए वायरल जितने बीमारियाँ होते हैं बहुत एक्यूट सिम्टम्स शो करते हैं। ठीक, अब यहाँ एच आई वी कंसिडर कर सकते हैं, एच आई वी तो नहीं कर सकते बात, हाँ ये सच है, एच आई वी दरअसल पहले होस्ट में जाके अपने आप को डिवाइड करता है, उसके बाद जाके टी सेल को मारता है, वहाँ पे मेमोरी टी सेल को मारता है, उसके बाद धीरे धीरे करके तो 1 साल लगभग शो करेगा, थोड़ा सिम्टम वो विंडो फेज में चला जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो अलग कंडीशन है, वो विंडो फेज में चला जाता है। नॉर्मली जो वायरस होते हैं कोई भी, चाहे राइनो वायरस कॉमन कोल्ड जो करता है, चाहे चिकन पॉक्स आप ले लीजिए, ये सब जितने भी होते हैं ये सब बहुत जल्दी जैसे से आएंगे बॉडी में एंटर करेंगे तुरंत शो करने लगेंगे अपने सिम्टम्स को। ठीक है, हाईली इन्फेक्शियस होते हैं क्योंकि ये तुरंत ही फैलते हैं, वायरल कोई भी जब बहुत जल्दी फैलता है, वायरल कोई बीमारी होगी ना, तो ये है कि 1% टू सेकेंड पर्सन तुरंत ही फैल सकता है, चाहे वो ब्लड से फैल सकता है, स्नीजिंग से, कफिंग से, थ्रोट के ज़्यादा होता है, खाना शेयर करने से, किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते, टच करने से, डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है वो, या फिर स्किन के लेवल पे है, चाहे ब्लड के लेवल पे है, ये भी डिपेंड करता है। क्या उसके बाद क्या है, इट्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी है क्या, या मोर्टेलिटी है क्या। ठीक है, बोला गया मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इज़ वेरी हाई इन डेवलपिंग कंट्री। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि डेवलपिंग कंट्री या फिर जो कंट्री एकदम डेवलप नहीं हो रही है, वैसी जगह में क्या होता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर होते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो माल नरिश्ड रह जाते हैं, और माल नरिश का मतलब होता है इम्यून से कमज़ोर, और वायरस नॉर्मली उसी पर ज़्यादा अटैक करता है जो इम्यून से बहुत वीक होते हैं। नॉर्मली बहुत अच्छे इम्यून वाले इंसान को वायरस जल्दी अटैक नहीं कर पाता, इम्यून उनका बहुत लड़, क्योंकि वायरस का भी एक फेज होता है, वायरस कभी भी बॉडी में बहुत समय तक जिंदा नहीं रह सकता, बहुत कम समय तक जिंदा रहता है, और वायरस को मारना ही पॉसिबल नहीं है, तो हमारा इम्यून उससे लड़ते रहता है,
7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद वो खुद ही मर के चला जाता है। ठीक है, खैर। तो इट्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अब मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है और मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? मॉर्बिडिटी का मतलब होता है नॉर्मल समझिए, मतलब कि कोई एक डिजीज़ कंडीशन में पहुंच गया हो, या फिर ये कहें कि कोई एक अनहेल्दी हो गया हो कोई इंसान। ठीक है जैसे कोई इंसान है सिक हो गया हो, उसको कहते हैं मॉर्बिडिटी। और मॉर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ हो गई हो उसकी। तो कहा जा रहा है क्या कि इट्स मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी इज़ वेरी हाई डेवलपिंग कंट्री। मतलब क्या कि इसके वजह से लोग बीमार पड़ेंगे और मृत्यु, दोनों चीज़ बहुत हाई होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, मतलब जो बीमार पड़ने की संख्या होगी और मरने की संख्या दोनों डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, मेजर्स अकर ओनली इन ह्यूमन। नॉर्मली अभी तक तो कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं देखा है कि मेजर्स कोई एनिमल में अफेक्ट करता हो, ह्यूमन्स में ही होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट्स क्या है? ठीक है, एक ही होता है। ये एक्चुअल में जो यहाँ लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एसएस आरएनए होता है ये। ठीक है, एसएस आरएनए होता है और ये फैमिली है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, उसका ये वायरस है जो कॉज करता है क्या? मीजल्स। अब आगे क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है मिजल्स में? मैंने बताया ना आपको, वायरस नॉर्मली पर्सन टू पर्सन ही जो होता है कभी भी शेयर होता है। ठीक, तो ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज केस ऑफ मिजल्स, मतलब किसी को मिजल होगा तो ही दूसरे को मिजल हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है, आपको पता हो कोई भी वायरल बीमारी, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चिकन पॉक्स हो, HIV हो, कोई भी, ऐसा नहीं कोई इंसान बैठा हुआ है घूम रहा है उसको हो गया, वो किसी अदर इंसान के कांटेक्ट में आएगा तो ही होगा। नॉर्मली वायरल ऐसे ही फैलता है। वायरल कम्युनिकेबल कहा भी जाता है इसी वजह से, वो पर्सन टू पर्सन जो होते हैं वो फैल जाते हैं। मतलब किसी को मेजल्स होगा तो ही दूसरे को मेजल्स होगा, अपने आप किसी को बैठे बैठे मेजल्स नहीं हो सकता। ठीक है अगला, इन्फेक्टिव मटेरियल। मिजल्स का बहुत कॉमन देखा गया है क्या? मिजल्स थ्रोट को, नोज़ को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। और उसी में जाके वो बैठता भी है, पनपता भी है। इस वजह से मिजल्स फैलने का जो चांसेस होते हैं वो स्नीजिंग और कफिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फैलते हैं। वो जो लोग खांस रहे होंगे, छींक रहे होंगे, जिनको मिजल्स हुआ होगा, वो बहुत जल्दी फैला देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड एंड अर्ली। अब ये प्रोड्रोमल पीरियड क्या है? बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग अर्ली स्टेज या अर्ली सिम्टम्स कह सकते हैं आप, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। जैसे होता है ना कि अगर अटैक हो गया, वायरस मान लीजिए बॉडी में हमारे आ गया है, अब हल्की हल्की फीवर लगने लगी है, ठीक, मतलब बॉडी पे अटैक करना शुरू कर दिया, तो अर्ली फेज है, प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। उसके बाद अर्ली स्टेज ऑफ रैश। मेजल्स में दो फेज आते हैं, एक फीवर का अलग फेज आता है और रैश का अलग फेज आता है। ठीक है, तो प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं इसमें फीवर आता है और उसके बाद फिर क्या आता है? रैशेस आता है, उसको अर्ली स्टेज ऑफ रैश कहते हैं। ठीक, तो इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है? जब फीवर आ रहा होगा और जब रैश आ रहा होगा, इस समय में वायरस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है हमारे नोज़, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस समय कोई अगर पर्सन जो है, मतलब जो बच्चा है, वो छींके या खांसेगा, सामने वाले बच्चे के पास जाएगा, तुरंत उसको पकड़ लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिकेबिलिटी। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल पीरियड एंड एट द टाइम ऑफ इरप्शन। द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। आपको पता है ना, प्रोड्रोमल पीरियड जो है, ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे फीवर वगैरह आना शुरू हो जाता है। इस समय में वायरस बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी पे एकदम डोमिनेटिंग रहता है। ये टी लिम्फोसाइट को बहुत अच्छे तरीके से मार चुका होता है और एकदम डोमिनेट कर रहा होता है बॉडी पे। इस वजह से फीवर दिखता है, बहुत हैवी फीवर दिखने लगता है इस पेशेंट में। ठीक, उस समय फैलने के चांसेस मिले इसके। आपने कोरोना में भी पढ़ा होगा, कोविड के जो पर्सन एकदम बेड पे जब सो जा रहे थे, एकदम बेड पे मतलब पड़ जा रहे थे, वो सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे, एकदम क्रोनिक, एकदम मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशन में चले जा रहे थे, उस वक्त जो भी इंसान उनके कांटेक्ट में आ रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट से कोविड को अपने अंदर ले ले रहा था और उसके भी चांसेस मरने के बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, इन कंपेरिजन टू एक नॉर्मल कोविड का पेशेंट किसी दूसरे को फैला रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से ये भी होता है। इनफैक्ट मतलब बहुत सारी बीमारी वैसे होता है। तो खैर, उसका द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। रैश के 4 दिन पहले तक फीवर आ रहा होता है, ठीक है, और रैश के 4 दिन बाद, ठीक है, इन समय में जो फैलाने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, फीवर के समय में क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता है कि मिजल्स हो गया है उसको, तो उस समय वो फैलाने का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उस समय उसको पता चलता नहीं, लोग देखने आ जाते हैं उसको, क्या हुआ ऐसे करके। जब रैशेस आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कुछ हो गया है इसको। ठीक,
और रैशेज जब खत्म हो जाता है उसके 4 दिन बाद क्या लगता है लोगों को खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय भी उसमें रहता है मिजेज। तो ये जो फेज है ना, ये जो फीवर वाले 4 दिन पहले फीवर के रैश के सॉरी, और 4 दिन बाद रैश के, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैलाने वाला पीरियड रहता है मिजेज का। खैर आगे देखते हैं, चलिए। सेकेंडरी अटैक रेट। अब सेकेंडरी अटैक रेट क्या है इसका? देयर इज ओनली वन एंटीजेनिक टाइप ऑफ मेजर्स वायरस इन्फेक्शन कन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, सेकेंड अटैक्स आर रेयर। मतलब क्या है, मेजर्स का सिर्फ एक ही नॉर्मली वैरायटी देखा गया है, और एक बार जब बॉडी में अटैक करता है तो हमारा जो मेमोरी टी सेल वो इतना अच्छे तरीके से इसको पूरा रीड कर जाता है कि दूसरी बार मेजर्स रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में देखा गया है कि उस बच्चे को कभी हो जाए। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में एक ही बार दोबारा फिर नहीं होता है। ठीक। सेकेंडरी अटैक रेट में हम ये भी कंसीडर करते हैं कई बार, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, कई बार हम ये भी कंसीडर करते हैं क्या, कि जैसे हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं वो उस वायरस को पकड़ने की। जैसे घर के जो लोग हैं, ठीक, मान लीजिए उसमें कोई पेशेंट रहा जिसका इम्यून बहुत वीक है, ठीक, तो उसको मिजल्स पकड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट वहाँ भी रोल प्ले करता है। ठीक है, 90% इनफैक्ट हाउस होल्ड में रोल प्ले करता है वो फैलाने के लिए, तुरंत ही फैल जाता है घर में। उसके बाद चलिए देखते हैं होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर का मतलब क्या है? होस्ट मतलब क्या है? होस्ट वो होता है जहाँ पे वो वायरस या बैक्टीरिया जो होता है वो बैठ रहा होता है। यहाँ होस्ट कौन है? हम हैं। ठीक है। अब होस्ट मतलब हम मतलब क्या, जो बच्चे होते हैं। अब वो 6 मंथ से लेके 3 ईयर ऑफ एज तक जो होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, वो होस्ट होते हैं बच्चे। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इन्वायरमेंटली कंडीशन आर जनरली पुअर एंड यूजुअली ओवर 5 ईयर इन डेवलप कंट्री। मतलब यहाँ बेसिकली यही बताया जो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है बहुत पुअर हो, आर्थिक रूप से वो देश कमज़ोर हो, ठीक है, कंट्री डेवलप ना हुआ हो, चाहे डेवलप्ड हो गया हो तो उसके 5 साल पहले का फेज़ है, जो डेवलपिंग के फेज़ में वो गुजरा हुआ हो। ठीक। उस फेज़ में इम्यून के बहुत मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इम्यूनिटी से बहुत वीक रहते हैं, तो वैसे केस में वो होस्ट ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं मिजल्स के लिए। ठीक। इंसिडेंस इक्वल, मतलब ये बॉय हो चाहे गर्ल हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि बॉय है तो उसको ज़्यादा हो, चाहे गर्ल है तो उसको ज़्यादा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इक्वली अटैक करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अटैक इक्वल रेट से करता है। यार उसके बाद देखेंगे इम्यूनिटी। नो एज इज इम्यून इफ देयर वाज नो प्रीवियस इम्यूनिटी। Infants are protected by maternal antibody up to 6 months of age. Immunity after vaccination is quite solid and long lasting. यहाँ क्या बता रहा है, जैसे बच्चे जो होते हैं नॉर्मली, अब उनको तो वैक्सीन लगी नहीं होती उस वक्त तक, ना उनके पास कोई इम्यून होता है, ना कोई मेमोरी टी सेल्स बने होते हैं। ठीक। तो वैसे केस में बहुत इसी वजह से बच्चों को, यही कारण है कि चाइल्डहुड में मेजर्स होने के सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट किए थे, एडल्ट में बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में देखे जाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड में जब वो अटैक कर रहा होता उस वक्त बच्चे की इम्यूनिटी बनी ही नहीं होती, क्योंकि वो मदर के बस मिल्क से फीड कर रहा होता है, उससे जो उसको आईजीए चाहे ऐसे कुछ एंटीबॉडी मिल रही होती है, बस वो वही कंज्यूम कर रहा होता है, उसकी खुद की एंटीबॉडी बन रही होती है धीरे धीरे करके, और वैक्सीन भी अभी तक नहीं लगी होती है। इस वजह से उसका बॉडी एकदम इम्यून से लेस रहता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको हो जाए। यही कारण है कि मिजल्स बच्चों में ज़्यादा होता है, 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में, इसी कारण से। ठीक। उसके बाद एक बार अगर उनको वैक्सीन लग गया तो उसके बाद तो फिर उनको होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? न्यूट्रिशन। मिजल्स टेंड्स टू बी वेरी सीवियर इन मैल नरिश चाइल्ड। जो मैं कब से बोल रहा हूँ, माल नरिश चाइल्ड का मतलब होता है जो खाना सही से ना खाए, उसमें विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, प्रोटीन की, कार्ब्स की डिफिशियंसी हो गई हो, ऐसा बच्चा जो नमक सही से ना खा पाए, आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई हो, ऐसे बच्चों के होने के चांसेस मिजल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो जिनके में विटामिन प्रोटीन इन सब की कमी होती है उनकी इम्यून भी बहुत वीक हो जाती है। ठीक। कैरिंग द मोर्टेलिटी अप टू 400 टाइम्स हाइयर। समझ में आया? मतलब अगर एक हेल्दी चिल्ड्रन है उसको होने के चांसेस से 400 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं एक माल नरिश चाइल्ड को मिजल्स होने के। दिस में रिलेट टू द पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपको पता होगा इम्यूनिटी में एक सेल मीडिएटेड होता है, ठीक, एक ह्यूमरल होता है। मतलब आपको सेल मीडिएटेड होता है, टी लिम्फोसाइट को हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड, बेसिकली टी लिम्फोसाइट ही लड़ता है, उसको हम सेल मीडिएटेड भी कहते हैं। ठीक। तो
ये मैंने आपको बताया ना अभी, माल नरिश चाइल्ड है, मतलब उसमें सब चीज़ की कमी होगी, विटामिन मिनरल्स वगैरह की कमी होगी, इसकी वजह से उसका इम्यून वीक होगा, और इम्यून वीक होने का मतलब उसका टी लिम्फोसाइट अच्छे से नहीं मैच्योर हुआ होगा, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उसको मिजल्स होने के। सीवियरली मैल नरिश चिल्ड्रन हैव बीन शोन टू एक्सक्रीट मिजल्स वायरस फॉर लॉन्गर पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बहुत ज़्यादा मैल नरिश मतलब बच्चे होते हैं, उनको जब मिजल्स हो जाता है तो कई बार वो फैलाने के लिए कुछ मतलब ठीक होने के बाद बहुत समय तक फैलाने के चांसेस रखते हैं, क्योंकि उनमें मिजल्स के वायरस कहीं ना कहीं पनपते रहते हैं। ठीक है। बहुत समय तक वो फैला सकते हैं किसी को, क्योंकि उनका इम्यून इतना वीक होता है कि मिजल्स उससे मतलब मिजल्स से लड़ ही नहीं पाता है वो ज़्यादा। उनका वापस रिपीटेड फिर मिजल्स हो जाता है उनको, फिर मिजल्स हो जाता है, इस वजह से वो फैलाने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक वो फैला सकते हैं, क्योंकि मिजल्स फिर से हो जाता है, दोबारा या तिबारा हो जाता है उनको मैल नरिश होने की वजह से। इन अ हेल्दी चाइल्ड एन अटैक ऑफ सीवियर मिजल्स मे लीड टू माल न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजिस जिनको होता है, आपने देखा होगा चिकन पॉक्स में जिनको होता है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वैसे मेजिस जिनको होता है ना, वो जब जा रहा होता है मेजिस ख़त्म होने के बाद, तो वो पेशेंट लगता है कि एकदम से कुपोषण का शिकार हो चुका है, क्योंकि एकदम न्यूट्रिशन उसको भूख भूख लगना एकदम बंद हो जाती है, कुपोषण का शिकार टाइप से हो जाता है, वो बहुत पतला दुबला हो जाता है, उसको भी मैल नरिश हम लोग घोषित कर देते हैं, कुछ समय के लिए वो मैल नरिश ही हो जाता है, जो कि हेल्दी चाइल्ड रहता है पहले। ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये वायरस जो है वो किसी भी सीज़न में फैल सकता है, इसी के लिए कोई ये नहीं है गर्मी ठंडी बरसात मौसम कुछ इससे मतलब नहीं है, किसी मौसम में ये उसी तरीके से फैलता है। इन इंडिया एपिडेमिक्स ऑफ मीजल्स आर कॉमन ड्यूरिंग विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग जनवरी टू अप्रैल बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग इंडोर्स। आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिया में एपिडेमिक का मतलब समझते होंगे आप, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जन पर उदंश अध्याय भी आपने पढ़ा होगा अगर, बस वैसे ही है, एक तरीके समझ लीजिए महामारी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाना तुरंत। इंडिया में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं विंटर के समय में और अर्ली स्प्रिंग के समय में, क्योंकि घर के अंदर, बाहर तो नहीं लोग जाते, लेकिन घर के अंदर मैंने आपको बताया थोड़े पहले ना कि सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है वो 90% करीब होता है घर में, हाउस होल्ड में। ठंडी के मौसम में और अर्ली स्प्रिंग के समय में नॉर्मली पूरे ख़ानदान में जितने भी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं एक ही साथ रहने के, घर के अंदर ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। इस वजह से किसी को मिजल्स हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस समय सबको मिजल्स हो जाए, घर के जितने मेंबर हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये ओवर क्राउडिंग इंडोर्स की वजह से उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है, पूरे घर वालों को हो सकता है एक ही बार में। तो सर पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन, पुअर हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग फेवर डिजीज ट्रांसमिशन। नॉर्मल सी बात है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर बेकार होगी, ख़राब होगी, हाउसिंग मतलब आप प्रॉपरली वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगा, चाहे घर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, ऐसे केसेस में डिजीज़ बहुत फास्ट रेट से फैलते हैं, मतलब डिजीज़ बहुत फास्ट रेट से फैलता है। अब आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड है क्या, पहले इसका मतलब समझिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली होता है पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। मतलब क्या, मतलब जो पहली बार इन्फेक्शन हुआ उस इंसान को, मतलब उस बच्चे को, उसके बाद जो पहला सिम्टम आया उस बीच के फेज को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे एचआईवी में इस पीरियड को 10-10 साल तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सॉरी, 10 साल बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो मैं बताया था ना आपको, एक फेज इंक्यूबेशन फेज होता है। जैसे आप कह सकते हैं जो अंडे देते हैं मुर्गी या फिर ये लोग, ये सब जो देते हैं, तो वो भी इंक्यूबेटेड रहते हैं जब तक वो बच्चा निकल ना जाए, तब तक अंडा अंदर डेवलप हो रहा होता है। उसी तरीके से वायरस भी होते हैं, अटैक बॉडी में जाने के बाद कुछ समय तक वो अपने आप को पॉलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस समय तक वो कोई सिम्टम शो नहीं करते, उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो मेजिस में क्या है, 10 days फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर। ठीक, मतलब अ, मतलब इसमें क्या है, एक्सपोजर के 10 दिन बाद और जब फीवर आ रहा होता है तब इसका उतने दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब एक्सपोजर के 10 दिन बाद आप मान के चलिए। ठीक है, और या फिर 14 days फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस ऑफ रैश ठीक है, अगर हम फीवर से देखें तो एक्सपोजर मतलब जिस दिन फर्स्ट डे अगर मान लीजिए अटैक किया ये, तो इसके बाद 10वां दिन पे ये लगभग फीवर शो करता है। ठीक है, फीवर शो करता है, और 14th डे पे ये शो करता है रैशेस। ठीक, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें फीवर को लेके तो 10वां दिन तक होगा, और रैशेस को लेके देखेंगे तो 14th डे होगा पूरा।
ठीक है, इतना जरूर कंसिडर करते हैं। उसके बाद 7 डे इफ इन्फेक्शन इज आर्टिफिशियली इंड्यूस लाइव मीज वैक्सीन, और अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो 7वें दिन पे फीवर वगैरह आता है, बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करता, बहुत ज़्यादा सिम्टम शो करता है, लेकिन 7वें दिन पे सिम्टम शो करने लगता है अगर वैक्सीन दी है तो। ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया, वायरस जब भी होता है तो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसमिट होता है और कोई तरीका नहीं होता। ये नहीं है कि कोई इंसान कहीं बैठा हुआ है तो उसको भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। यही मैंने आपको बताया था, ड्रॉपलेट से छींक खांसी नॉर्मली ये मेजर्स वैसे ही फैलता है क्योंकि थ्रोट का इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खांसने से छींकने से फैल जाता है। द पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक, मैंने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वही उसका एंट्री का ट्रैक्ट है। ठीक। रिसिपिएंट्स ऑफ मेजर्स वैक्सीन आर नॉट कंटेजियस एंड सिम्टम्स। ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला है आपको प्रोड्रोमल और प्रीएक्टिव स्टेज, दूसरा आपको इरेप्टिव स्टेज है, और तीसरा है पोस्ट मीजल स्टेज। ठीक। पहले पहला वाला देखते हैं, प्री इरेप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल हमने आपको पहले ही बताया था, पहले जो एक जगह हमने पढ़ा था क्या, कि ये आपको अर्ली स्टेज है या अर्ली सिम्टम्स है किसी कंडीशन, किसी बीमारी का अर्ली स्टेज एकदम। ठीक है, तो क्या लिया है, इट बिगिंस 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक, अर्ली अर्ली सिम्टम्स या अर्ली सिम्टम्स कब आता है, मैं आप जस्ट थोड़े पहले आपने पढ़ा क्या कि 10वां दिन। ठीक है, फीवर आता है इन्फेक्शन के 10वां दिन बाद, और ऐसे आते हैं 14वां दिन बाद। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं क्या, इट बिगेंस जो अर्ली सिम्टम है वो 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, पहला प्रोड्रोमल स्टेज है ये, एंड लास्ट अंटिल डे 40, क्योंकि इसके बाद फीवर नहीं रैशेस आने लगते हैं तो फीवर उतरने लग जाता है। ठीक। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई फीवर, कोराइजा, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, कफ, रेडनेस ऑफ आई, लेक्रिमेशन, फोटोफोबिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, फीवर, फीवर के साथ आपको राइजा, स्नीजिंग छींकना, नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कफ आना, स्प्यूटम आना, कफ, आँख में कंजक्टिवाइटिस हो जाना, मतलब आँख का पूरा रेडनेस हो जाना। ठीक है, फोटोफोबिया हो जाना, लैक्रिमेशन हो जाना, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स है। ठीक। फर्दर ये सब बहुत हम डीप में ये सब चीज़ जानेंगे, लैक्रिमेशन होता क्या है, फोटोफोबिया क्या होता है, ये सब चीज़ फर्दर आगे जानेंगे। खैर, द चाइल्ड इज इरिटेबल, चाइल्ड इरिटेबल,